हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्णवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज के इस क्लास में हम सब प्रश्नों के आईने में की जो श्रृंखला हमने प्रारंभ कर रखी है, आज के इस क्लास में उसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस की बात करेंगे जिसका संबंध भारत के संविधान से है। और ये भारत के संविधान के अंतर्गत अगर टॉपिक की बात की जाए तो राज्य और उससे संबंधित जो स्वरूप है या शासन के विभिन्न रूप हैं उसके बारे में ये जुड़ा हुआ 5 सवाल है। और इसके पहले के वीडियो में जस्ट तीसरा जो वीडियो था उसमें 5 क्वेश्चंस की जो श्रृंखला हमने प्रस्तुत की थी उसमें भी इस तरह की बातें की थी। आज 5 और क्वेश्चंस लेते हैं और उससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को रिबिल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल समय ना व्यर्थ गवाते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। ये 5 क्वेश्चंस सेट की जो भारत के संविधान से संबंधित श्रृंखला है, ये सेट नंबर 4 है और ये सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए है। इसमें पहला जो सवाल है, ठीक है, वो सवाल है भारत में शासन की कौन सी प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, यहां पे देखना है कि संसदीय और संघात्मक, ठीक है, यहां पे अध्यक्षात्मक और एकात्मक। तो सबसे पहले इस बात को समझे कि यहां कितनी तरह की बातें आ रही है। एक हो गया संसदीय हो गया, दूसरे अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं कि क्या सही है, अभी पहले जो है ये समझना है कि संसदीय है, इसके बाद दूसरा है संघात्मक है, तीसरा हो गया अध्यक्षात्मक है, चौथा हो जाएगा एकात्मक है। फिर यहां पे देखिए संसदीय संसदीय यही है, इसलिए डिफरेंट नहीं, एकात्मक एकात्मक यही है, अध्यक्षात्मक अध्यक्षात्मक यही है, संघात्मक संघात्मक यही है। यानी कि इसमें 4 जो है वो क्या है कि कॉन्सेप्ट है और उसी कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। तो पहला हो गया संसदीय, ठीक है, संसदीय हो गया। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी इसको समझिएगा, मैं इंग्लिश वर्ड भी बता रहा हूं कि संसदीय, संसदीय को इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंटेरियन, ठीक है, संसदीय हो गया। संसदीय के साथ हम यहां पे अध्यक्षात्मक देखेंगे, अध्यक्षात्मक हो जाएगा। और अध्यक्षात्मक शासन की जो व्यवस्था है इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद यहां पे संघात्मक हो जाएगा, यहां पे हम लिख लेते हैं संघात्मक शासन की व्यवस्था। और एक और है यहां पर क्या है, एकात्मक शासन की व्यवस्था। जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनको भी समझ में आ जाना चाहिए कि इसको हम फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट कहते हैं और इसको कहते हैं यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो गया। अब यहां पे ये समझना है कि संसदीय जो शासन की व्यवस्था है, ठीक है, जब हम संसदीय शासन की व्यवस्था की बात करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि ये कहां पर है। ये इसका मूल जो है वो स्थान है, वो स्थान हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन से ही दुनिया में सभी देशों में संसदीय शासन की व्यवस्था पहुंची है। जब हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे तो ये कहां पर है, यूएसए में, ठीक है। और ये संसदीय हो या प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो, ठीक है, चाहे हम संसदीय शासन की व्यवस्था की बात करें या फिर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, तो यहां पर इस बात को ध्यान रखना है कि सरकार के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं। तो सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इसमें अभी न्यायपालिका को हटा दें, विधायिका और कार्यपालिका की बात करें तो यह ध्यान रखना है कि जहां कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों से होता है, यानी कि लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स हैं उसी मेंबर्स में से एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर है वो मेंबर चुने जाते हैं। यानी कि यहां पे फ्यूजन ऑफ पावर होता है, कार्यपालिका विधायिका के भीतर से ही उसका जन्म होता है या विधायिका से जुड़ा होता है, या हम कह सकते हैं कि जहां कार्यपालिका विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो, उत्तरदायी हो, जहां विपक्ष के द्वारा पूछे गए सवालों का उसे जवाब देना पड़ता है, वहां पे विपक्ष की आलोचना का उसे सामना करना पड़ता है। तो ऐसी जो व्यवस्था होगी उस व्यवस्था को हम कहेंगे संसदीय शासन की व्यवस्था। लेकिन जहां कार्यपालिका और विधायिका दोनों एकदम अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य नहीं हो सकते हैं, कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं हो सकते हैं। तो वहां पर जब कार्यपालिका और विधायिका दोनों एकदम सेपरेट होगा,
तो याद रखिएगा ऐसी शासन की व्यवस्था को प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहकर पुकारा जाता है। और हमारे देश की बात करें, हमारे हिंदुस्तान में संसदीय शासन की व्यवस्था को अपनाया गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया, जहां पे कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव जो है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। विधायिका के सदस्य, देखिए जब हम कहते हैं संसदीय शासन की व्यवस्था, इसका मतलब ये होता है कि संसद जहां शासन करे, लेकिन क्या संसद सब काम खुद करेगी क्या? तो संसद क्या करती है कि अपने सदस्यों में वैसे दल के सदस्य जो चुनाव में बहुमत प्राप्त करके वहां पे पहुंचे, संसद उसे कहती है कि जाइए आप शासन करिए, हम संसद के भीतर जो कानून बनाएंगे उस आपकी ये जिम्मेदारी है कि उस कानून का एग्जीक्यूशन करिए, उसको एग्जीक्यूट करिए। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एग्जीक्यूटिव बॉडी, यानी इसीलिए उसको कार्यपालिका का जो है वो क्या है, कार्यपालिका अंग कहकर पुकारा जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पे कार्यपालिका, जब हम संसदीय शासन की व्यवस्था की बात करते हैं तो वहां पे कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, विधायिका के सदस्यों से ही कार्यपालिका का गठन होता है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और जब तक लोकसभा में उसे विश्वास मत हासिल है तब तक वो सत्ता पर शासन 5 साल तक करेगा। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 4 साल है, लेकिन वहां पे संसदीय शासन की व्यवस्था नहीं है। हिंदुस्तान में 5 साल है, और 5 साल है, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि अगर संसदीय शासन की व्यवस्था में क्या होता है कि जब तक विश्वास मत हासिल है तब तक आप शासन करते रहोगे और 5 साल पूरा कर लोगे, लेकिन अगर विश्वास मत इस 5 साल के पहले ही आपने खो दिया तो सरकार पहले ही चली जाएगी। लेकिन अमेरिका की जब बात करें, वहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए एक बार अगर चुन लिए गए तो 4 साल तक फिर आपको कोई हिला नहीं सकता है। महाभियोग की एक प्रक्रिया है, लेकिन वो महाभियोग इतना कठिन है कि वो बहुत आसानी से जो है वो क्या है कि नहीं हो पाता है। और इसीलिए आप देखिएगा कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति अभी ट्रंप अभी थे कुछ समय पहले, तो ट्रंप जो है वो क्या है कि वो मतलब अमेरिका के इतने लंबे इतिहास में वो पहले ऐसे राष्ट्रपति होने वाले जिन पर जो है 2-2 महाभियोग चलने वाला है। एक महाभियोग चल, दूसरा महाभियोग की बात की गई, हालांकि पास नहीं हुआ, अलग चीज है। तो महाभियोग बहुत आसान नहीं है, इसलिए एक बार अगर चुन लिए गए तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में फिर विश्वास मत आपको बार बार सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोकसभा या वहां का जो भी है, सीनेट है या फिर जो है वहां पर जो कांग्रेस है, वहां पर उसका जो है कोई मतलब जो है कह सकते हैं कि उत्तरदायी होने की जरूरत नहीं है, वहां पर बार बार पूछे गए सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो ये है संसदीय शासन की व्यवस्था। तो संसदीय शासन की व्यवस्था में जो विधायिका है उसी से कार्यपालिका का गठन होगा। ठीक है, यानी कि इसमें विधायिका और कार्यपालिका का क्या होगा, फ्यूजन। लेकिन जब हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे, विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है, दोनों में सेपरेशन है। ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में यहां पे जो एग्जीक्यूटिव है ये इसके प्रति उत्तरदायी नहीं है, इसे बार बार यहां पे विश्वास मत सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर है। तो संसदीय शासन की व्यवस्था समझ गए, अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था समझ गए। इसके बाद एक और बात समझिएगा, संसदीय शासन की व्यवस्था जहां होगी वहां पे 2 तरह के हेड होंगे, और वो हेड होगा एक हो गया टोकन हेड हो जाएगा, यानी नाम मात्र का प्रधान होगा, संवैधानिक प्रधान होगा, जैसे राष्ट्रपति हो गए, जैसे ब्रिटेन की बात करें किंग और क्वीन हो जाएगा। यहां पर एक रियल हेड भी होगा, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। लेकिन जब प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे तो वहां पर एक ही हेड होगा और वो होगा प्रेसिडेंट। इसलिए कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा अमेरिका का प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, अमेरिका का प्रधानमंत्री जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा, वहां पर एक ही हेड है, प्रेसिडेंट। हाँ, प्रेसिडेंट के साथ साथ वहां पे वाइस प्रेसिडेंट का भी जो है चुनाव होता है, जैसे कमला हैरिस का चुनाव हुआ वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अमेरिका में, और जो बाइडेन का चुनाव हुआ राष्ट्रपति के रूप में। क्लियर बात है। लेकिन वहां पे प्रधानमंत्री जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम और जो गवर्नमेंट है उसमें एक ही हेड होता है और वो होता है प्रेसिडेंट, इसलिए इसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इसलिए अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था कहा गया। लेकिन जब संसदीय शासन की व्यवस्था की बात आएगी तो वहां पे 2 तरह के हेड होंगे। ठीक है,
ये हो गया। इसके बाद देखिए, जब हम संघात्मक और एकात्मक की बात करेंगे तो संघात्मक का मतलब है, इसको कहेंगे फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या है, शक्तियों का क्या होगा, विभाजन, डिवीजन होगा। इसमें शक्तियों का विभाजन नहीं होगा, यहां पे विभाजन होगा संघ और राज्य के बीच में। यहां पर केवल और केवल संघ ही, केंद्र ही होगा, सारी शक्तियां उसी में होगी। वहां पर राज्य हो सकता है, लेकिन ये राज्य केंद्र ने क्रिएट किया, केंद्र जब चाहेगा उसको जो है खत्म कर देगा। लेकिन जब हम संघात्मक शासन की व्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें संघ ने राज्य को क्रिएट नहीं किया है, राज्य को संविधान ने क्रिएट किया, संघ को संविधान ने क्रिएट किया। दोनों के अपने अपने विषय हैं जो ट्रेस पास नहीं कर सकते, अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। कुछ विशेष प्रावधान है, उसकी बात अलग है, लेकिन सामान्य स्थिति में संघ राज्य के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो जब संघात्मक शासन की व्यवस्था की बात करेंगे तो वहां पे शक्तियों का विभाजन होगा संघ और राज्य के बीच में। जब हम एकात्मक शासन की व्यवस्था की बात करेंगे तो वहां पर शक्तियों का विभाजन नहीं होगा। और एकात्मक शासन की व्यवस्था का एग्जाम्पल है ब्रिटेन। और जब हम संघात्मक शासन की व्यवस्था की बात करेंगे तो यूएसए है, भारत में भी है, कनाडा में भी है। लेकिन अमेरिका से कुछ मामले में, कई मामले में भारत का जो संघीय शासन की व्यवस्था है वो उसमें भिन्नता है। उसमें क्या है कि संघात्मक शासन की व्यवस्था हमारे देश में अपनाया गया, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसे लक्षण है जो एकात्मक शासन की व्यवस्था को दिखलाता है। इसलिए इसे विशुद्ध रूप से संघात्मक नहीं कह सकते जैसे अमेरिका में है। इसीलिए केसी वियर ने इसे क्वासी फेडरल कहकर पुकारा है, उसे अर्ध संघीय कहकर पुकारा है। तो यहां पे देखिए क्या है, भारत में शासन की कौन सी संसदीय शासन की व्यवस्था अपनाया गया, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया। इसलिए इसका सही जवाब होगा ये। जब अध्यक्षात्मक की बात करेंगे तो ये हो जाएगा कहां पे, यूएसए में। एकात्मक की बात करेंगे ब्रिटेन में। संसदीय शासन की व्यवस्था जो है वो कहां पे, ब्रिटेन में। एकात्मक शासन की व्यवस्था, ये दोनों व्यवस्था कहां पे हो जाएगा, ब्रिटेन में। अध्यक्षात्मक और संघात्मक की बात आएगी तो ये यूएसए में हो जाएगा। समझिएगा मैंने किस तरह का, कितना बेहतरीन सवाल हमने लिया है। और हमने इसलिए ऐसा चुना ताकि मैं ऐसे एक सवाल के थ्रू जो है मैं कई कॉन्सेप्ट और कई सवालों का जिक्र मैं कर दूं। ठीक है, अब यहां पे समझिए कि दूसरा है संघीय शासन का एक गंभीर दोष क्या है। तो गंभीर दोष क्या है कि जब हम शक्तियों का क्या करते हैं कि जब बंटवारा करते हैं ना, अगर एक व्यक्ति है और उसके अंदर सारी शक्तियां हैं तो इससे क्या है कि एक प्रॉब्लम हो सकती है कि वो व्यक्ति अगर अच्छा है तब तो उस शक्ति का प्रयोग जो है वो क्या है कि सकारात्मक दिशा में करेगा और फायदा ही फायदा पहुंचाएगा। और वो कह सकते हैं कि उसका बहुत ताकतवर होना, एक अच्छा आदमी है और उसका बहुत ताकतवर अगर वो ताकतवर है तो वो बहुत लाभ पहुंचाएगा। इसलिए बहुत अच्छे व्यक्ति के अंदर बहुत ताकत जो है वो क्या है कि दे देने से फायदा ही होता है। लेकिन बहुत सारे मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं कि उसके अंदर बहुत सारी ताकत दे दोगे तो उसको वो क्या होता है कि वो उसका मिसयूज करने लगता है, उसका घमंड अपने मतलब सातवें आसमान पर हो जाता है, फिर उसका मिसयूज करने लगता है। इसलिए फिर वहां पे क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर की बात जो है वो की जाती है। तो लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये कि अगर आप शक्तियों का बंटवारा करते हो, एक में शक्ति है तो शक्ति एक में होने की वजह से उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सकता है अगर वो सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है। लेकिन अगर हम शक्तियों का बंटवारा करते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन जितना होगा, लोकतंत्र की जो भावनाएं हैं, जो उसका कह सकते हैं कि उसकी जो एक सार है वो सार कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से क्रियान्वित हो सकता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि शक्तियों का विभाजन करोगे तो उसमें क्या होता है कि एक विखंडनकारी प्रवृत्ति का भी विकास हो सकता है। तो संघात्मक, विशुद्ध रूप से संघात्मक शासन की व्यवस्था जब वहां पे होती है तो वहां पे शक्तियों का कई स्तर पे बंटवारा होता है और अगर उसको सही तरीके से प्रबंधन नहीं किया गया तो वो अलग अलग हो सकता है, टुकड़ों में बंट सकता है, जैसे सोवियत संघ का हुआ। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि इसीलिए हमारे देश में क्या होता है कि हमने संघात्मक शासन की व्यवस्था को अपनाया, लेकिन हम जानते थे
कि संघात्मक शासन की व्यवस्था के गंभीर दोष क्या है, और गंभीर दोष है कि इसमें विखंडनकारी प्रवृत्ति के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से हमने क्या किया, बहुत सारे यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है एकात्मक शासन की व्यवस्था, जिसमें शक्तियों का झुकाव केंद्र की तरफ होता है, तो हमने संघात्मक शासन की व्यवस्था को अपनाया। लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल से कभी मैं बात करूंगा, और मैंने इस तरह की बातें करी है जो ये तो कह सकते हैं क्वेश्चंस के थ्रू हम कुछ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, लेकिन हम ऑलरेडी जो है हमने एक पेड क्लास चला रखी है जिसमें इसके बारे में डिटेल में विस्तार से हमने जो है उसकी चर्चा में कर लिया हूं। ठीक है, ये जस्ट लाइक ब्रशअप है, ये मैं उसको एक तरह से कह सकता है कि उसका रिवीजन करा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट की बात की जाती है तो उसमें एक क्या है, दोष क्या है कि इसमें विखंडनकारी तत्व के हावी होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसलिए यहां पे है कि संघीय शासन का एक गंभीर दोष क्या है, तो गंभीर दोष क्या है, क्यों, क्योंकि शक्तियों का पृथक्करण होता है, सेपरेशन होता है, इसलिए पृथकता का खतरा जो है उसमें ज्यादा होगा। ठीक है, तीसरा जो है सवाल, शासन की एकात्मक पद्धति क्या है, तो एकात्मक पद्धति का क्या लाभ है। अब लाभ देखिए क्या है, हमने आपको बताया कि सारी शक्तियां एक जगह पे है, तो सारी शक्तियां एक जगह पे, तो उसका पहला लाभ होगा कि विखंडनकारी तत्व जो है वो हावी नहीं होंगे, उसको ताकत ही नहीं दिया गया, सारी ताकत अपने पास रखे हुए हो, तो ये एक जो है फायदा होगा। तो दूसरी बात क्या है कि शक्तियों का विभाजन कई स्तर पर नहीं है, तो इसको मैनेज करना अपेक्षाकृत जो है वो क्या है कि वो सरल है। तो यहां पर क्या होगा कि ये राज्य दृढ़ होगा, पृथकता का खतरा कम होगा, अधिक अनुकूलनशीलता होगी और सत्तावाद की कम संभावनाएं। अब देखिए यहां पे लिखा है कि सत्तावाद की कम संभावनाएं, इसका मतलब ये हो गया कि सत्तावाद का मतलब है, अगर एक, हमने आपको क्या बताया कि एक व्यक्ति है, उसी में सारी ताकत दे दी, अगर वो पॉजिटिव सोच का है तो वो उसका इस्तेमाल सही डायरेक्शन में करेगा। लेकिन अगर निगेटिव है, निगेटिव चरित्र का व्यक्ति है और उसको अगर आप ताकत दे दिया ना तो तबाही मचा देगा, फिर तबाही मचाया जाएगा ये अपने आप में। इसलिए एक बहुत बड़ी मतलब जो है कह सकते हैं कि एक भय रहता है, एक डर रहता है कि अगर आप एकात्मक शासन की व्यवस्था की स्थापना करते हैं और सारी शक्तियां केंद्र को दे देते हैं और वहां पर कोई नकारात्मक चरित्र वाला व्यक्ति बैठ गया तो उसको मिले उस शक्ति का वो मिसयूज करके वो तानाशाही हो सकता है, हिटलर की तरह, वो मुसोलिनी की तरह जो है वो फांसीवादी हो सकता है। क्लियर बात है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सत्तावाद की कम संभावनाएं, ये जो है ये होगा संघात्मक शासन की व्यवस्था में। जब शक्तियों का बंटवारा होगा तो सत्तावाद की संभावनाएं उसमें कम होगी, एकात्मक वाले में नहीं होगा। इसलिए इसका सही जवाब है कि पद्धति का क्या लाभ है। देखिए अब लाभ यहां पे देखिए क्या है कि देखिए ये सत्तावाद की कम संभावना यहां पे नहीं होगा। दूसरी बात, जनता की अधिक सहभागिता हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। इसके बाद अधिक अनुकूलनशीलता जो है वो क्या है कि नहीं, और लाभ क्या है, लाभ ये होगा कि ये दृढ़ राज्य होगा। ठीक है, इसका सही जवाब जो है वो होगा दृढ़ राज्य। क्यों दृढ़ राज्य होगा, क्योंकि शक्तियां एक ही जगह पे केंद्रित है, पृथकतावाद का खतरा, इसका पहले से देखिए यहां पे पृथकता का खतरा है, लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पे दृढ़ राज्य की संभावनाएं होंगी। चौथा सवाल है डेमोक्रेसी। ये शब्द हमने इसलिए लिया, ये क्वेश्चन हमने इसलिए लिया क्योंकि इससे बहुत सारी जुड़ी, जैसे एक जगह पे अगर आप समझिए कि डेमोक्रेसी, ये वर्ड जो है वो किसका वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड। ठीक है, जब हम बात करते हैं मोनार्की की, ये भी कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा, ग्रीक वर्ड का, यानी कि वो शब्द तो इंग्लिश है लेकिन ये कौन सी भाषा के शब्द से निकला है, तो ग्रीक वर्ड से निकला है। इसी प्रकार अगर रिपब्लिक की बात आएगी तो रिपब्लिक जो वर्ड है ये याद रखना है लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ये भी जो है वो किस भाषा के शब्द से निकला, लैटिन वर्ड्स। अगर हम सोवेरेंटी की बात करते हैं, सोवेरेंटी, ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या है कि ग्रीक वर्ड है डेमोक्रेसी, मोनार्की ग्रीक वर्ड है, रिपब्लिक लैटिन भाषा का शब्द है,
कॉन्स्टिट्यूशनल लैटिन भाषा का शब्द है। सब का क्या मतलब है ये मैं बता चुका हूं, ठीक है, तो ये कई बार बता चुके हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। हिब्रू भाषा के बारे में शायद आप जानते होंगे कि हमारे की ईसाइयों की जो पवित्र पोथी जो बाइबल है वो बाइबल हिब्रू भाषा में लिखा गया। और राजा राम मोहन राय सोचिए कितने विद्वान व्यक्ति थे कि वो कुरान को पढ़ने के लिए अरबी भाषा सीखा, बाइबल को पढ़ने के लिए हिब्रू भाषा सीख गए। वो कितना जो है वो क्या है कि विद्वान व्यक्ति थे, कितनी भाषा वो सीख कर जो है वो समाज सुधारक के रूप में आ गया। ये सब कह सकते हैं कि केवल बात नहीं करते, तो उसके पीछे उनके पीछे बहुत बड़ी फिलॉसफी थी, और सबसे बड़ी बात बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, बहुत सारी चीज़ें पढ़कर वो जो है आगे आए थे। अब देखिए वेस्टमिंस्टर, कई बार बता चुका हूँ, वेस्टमिंस्टर कहाँ है? लंदन। और लंदन कौन सी नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे, टेम्स नदी के किनारे। लंदन से ही जो है, ब्रिटेन से ही कौन सी व्यवस्था आई? संसदीय शासन की व्यवस्था, ठीक है। तो संसदीय शासन यानी लंदन में, लंदन का यानी कि ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट लंदन के कौन से स्थान में है? वेस्ट मिंस्टर नामक स्थान में। इसीलिए संसदीय शासन की व्यवस्था को वेस्टमिंस्टर प्रणाली कहकर भी पुकारा जाता है। और इसका सही जवाब जो है ब्रिटेन। और इसका अगर दृश्य देखना है आपको जो है तो आप देखिए, यह है, ये जो है वो क्या है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट है, और ये टेम्स नदी बहती है, वेस्टमिंस्टर शहर है। संसदीय शासन की व्यवस्था इसी जगह से पूरी दुनिया में गया, इसलिए इसको संसदीय शासन की प्रणाली कहकर पुकारा जाता है। और यहाँ पे हमने लिखा संसदीय प्रणाली अपनाने के कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक विशिष्ट व केंद्रीय स्थान रखती है। इस व्यवस्था को संसदों की जननी कहलाने वाले देश ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन का संसद भवन पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर लंदन का हृदय माने जाने वाले वेस्टमिंस्टर शहर में टेम्स नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित है। इसलिए संसदीय शासन की इस व्यवस्था को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। तो फिलहाल आज की क्लास में इतनी सही बातें, 5 क्वेश्चंस, लेकिन सैकड़ों बातें हमने की, और यही हमारा मकसद है कि हम प्रश्नों के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करें। इन प्रश्नों के आईने में कितने तथ्य और कितने कॉन्सेप्ट हम रिवील्ड कर सकते हैं, यही हमारा मकसद है, और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मैं आपको पहुंचा सकूं, यही हमारी कोशिश है। तो फिलहाल आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।